And here we go. This is CA Shivam mentor for CAE Foundation Accounts. कैसे राजा? All well and set. So finally वो चैप्टर जिसका आपको इंतजार था, इन्वेंट्री. अब इन्वेंट्री मतलब हमारा जो आपको याद है फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता था. वो क्लोजिंग स्टॉक क्या है? बेसिकली वो इन्वेंट्री है. क्या वो ऐसी हवा में आ जाती है क्या? नहीं, उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है. एज अ सीए इन्वेंट्री एक ऐसा एरिया है जहां बहुत सारा मैन्युपुलेशन होता है. अगर आपको प्रॉफिट घटाना है या प्रॉफिट को बढ़ाना है तो बस इन्वेंट्री वो जरिया है, क्लोजिंग स्टॉक वो जरिया है जिसके थ्रू आप मैन्युपुलेशन कर सकते हो. प्रॉफिट बढ़ा सकते हो, प्रॉफिट घटा सकते हो. एज अ सीए आप क्या चाहते हो? उस बैलेंस शीट पे साइन करना जिसमें बहुत सारी गड़बड़ है और वो गड़बड़ स्टॉक की वजह से आ रही है, कि एज अ सीए आप साइन करना चाहोगे वो बैलेंस शीट पे जो कि अच्छी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, बट ऑब्वियस हमें ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है. तो बस ऐसे सिनारियो में अगर हमें चेक करना है गड़बड़ी है या नहीं, तो इन्वेंट्री वो एरिया जो हमको चेक करना चाहिए. तो एज अ सीए हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन आना चाहिए. अलाइंड है क्या यहां पे? तो चलो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या बोला जाता है? इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने में इन्वेंट्री मेरे को पड़ी. ओके. एनआरवी मतलब नेट रेसिड्यूल वैल्यू. ओके. नेट रेसिड्यूल वैल्यू. नेट रेसिड्यूल वैल्यू का मतलब आज अगर मैं इन गुड्स को बेचूंगा तो बेच के मुझे कितना पैसा मिलेगा आफ्टर डिडक्टिंग सेलिंग एक्सपेंस. आई रिपीट, आज अगर मैं इन गुड्स को बेच दूंगा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा सेलिंग एक्सपेंस काट के, वो होता है एनआरवी. तो कॉस्ट मेरा खरीदी रेट, एनआरवी आज बेचूंगा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा सेलिंग एक्सपेंस काट के, विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करना चाहिए. ठीक है. चलो एग्जाम्पल आपके सामने है. PQR 3 आइटम है. अब 3 अलग अलग आइटम है तो हर आइटम का इंडिविजुअली कॉस्ट एनआरवी चेक करना. ठीक है. तो यहां पे हिस्टोरिकल कॉस्ट एनआरवी 42, तो विच एवर इज लोअर 38. 29 कोई लोअर तो है नहीं. यहां पे 17 कॉस्ट है, बेच के सेलिंग एक्सपेंस काट के कितने रुपए मेरे को मिलेंगे? 14 रुपए. विच एवर इज लोअर 14 रुपए. तो 38 प्लस 29 प्लस 14, 38 प्लस 29 प्लस 14, तो आपका इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हो गया 81. इज एवरीवन क्लियर? सर ये जो कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर का फंडा है, ये कौन से प्रिंसिपल के वजह से आता है? ये आता है प्रूडेंस प्रिंसिपल के वजह से. किस प्रिंसिपल की वजह से आता है? प्रूडेंस प्रिंसिपल की वजह से. सर कैसे? मैंने एक पर्टिकुलर आइटम खरीदा 17 रुपए का, मुझे पता है जब ये आइटम बिकेगा तो 14 रुपए में बिकेगा, तो 3 रुपए का लॉस आज ही बुक कर लो. कैसे बुक करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड 17 रुपए लिखो और 3 रुपए डेबिट साइड में लिख दो, क्योंकि आपको लग रहा है फ्यूचर में ये लॉस है तो लॉस को डेबिट कर दो. यस. वापस से बता रहा हूं, सुन लो लॉजिक. यह आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है. मुझे पता है फ्यूचर में ये स्टॉक 14 रुपए में बिकेगा, तो 3 रुपए का लॉस. प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से लॉस को बुक कर लो, तो 17 क्रेडिट और 3 डेबिट. नेट कितना हो गया? 14 रुपए. तो बॉस एनआरवी 14 है, तो एक काम करो ना, 17 क्रेडिट 3 डेबिट लिखने से बेटर है 14 रुपए क्रेडिट लिख दो, आंसर वही आना है. तो प्रूडेंस प्रिंसिपल के वजह से फ्यूचर के लॉसेस को हम आज ही रिकॉग्नाइज करते हैं. 17 क्रेडिट 3 डेबिट, तो नेट 14, तो 14 लिख दो डायरेक्टली. अलाइंड? ओके. आगे बढ़ते हैं.
अब सर इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने के क्या तरीके हैं? इन्वेंट्री वैल्यूएशन मतलब इन्वेंट्री का जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट निकालने के लिए क्या क्या तरीका होता है? पहला होता है लीफो, फिर फीफो, वेटेड एवरेज, ऑब्लिक सिंपल एवरेज एंड एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। अब लीफो कौन सी कंपनी यूज करेगी? अगर मैं बात बताओ, कंपनी लाइक रिलायंस फैशन, ओके, रिलायंस के फैशन ब्रांड्स भी होंगे, रिलायंस रिटेल आता है, उसके अंदर बहुत सारे फैशन ब्रांड्स भी है उसके। तो जो फैशन इंडस्ट्री है, वहां ट्रेंड के हिसाब से कपड़े बनाओगे तो बिकेंगे कि पुश्तैनी कपड़े बना के बेचोगे? सब बट ऑब्वियस, वो इंडस्ट्री में ट्रेंड मैटर करता है। तो जो लेटेस्ट ट्रेंड है, वो लेटेस्ट आपने मैन्युफैक्चर किया, तो जो लेटेस्ट बनाया उसको सबसे पहले बेचेंगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट, नाम क्या है? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लेटेस्ट में माल बनाया है उसी को सबसे पहले बेचेंगे, जो लेटेस्ट में माल खरीदा है उसी को पहले बेचेंगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब जो प्रोडक्ट्स पे एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी का मतलब लाइक आप खाते हो मैगी, आप लेते हो मेडिसिन, क्या दवाइयां, खाने के प्रोडक्ट पे एक्सपायरी मेंशन होती है? यस। तो जो एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, वहां पे जो पहले आया है उसे पहले बेचा जाएगा। क्यों? जो पहले माल आया था वो आज से 1 महीना पहले आया था, टोटल 3 महीने का एक्सपायरी है, टोटल 3 महीने का एक्सपायरी है, वो 1 महीना पहले आया था, अभी कितने महीने बाकी है? 2 महीने बाकी है। तो अगर आप इसको नहीं बेचोगे तो ये एक्सपायर होके खराब हो जाएगा, ठीक है? और जो गुड्स आज आए हैं उनमें अभी भी 3 महीना टाइम है एक्सपायर होने में। यस। तो मोटा मोटी जो पहले आया है उसे सबसे पहले बेचेंगे, बिकॉज एक्सपायर्ड होने के बाद मेरे वो काम का नहीं है। डन। अब सर जहां पे ट्रेंड या एक्सपायरी का कोई लेना देना नहीं है, क्या पेट्रोल पंप पे तुम जाके ऐसा बोलते हो क्या, अरे कल का माल देना, ताजा 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 पेट्रोल देना, नहीं तो बहुत मारूंगा? यार जो इंडस्ट्री में ट्रेंड या एक्सपायरी का कोई लेना देना नहीं है, वहां पे आप क्या फॉलो करते हो? वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज। अब सर इन सब के लिए मुझे क्या लगते हैं? रिकॉर्ड्स। किस चीज के रिकॉर्ड्स? कब खरीदा, कितने में खरीदा, कब खरीदा और कितने में खरीदा। अगर ये रिकॉर्ड जल जाए या रिकॉर्ड कोई वजह से अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड लगाएंगे। अब एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड क्या होता है? हमें पता है कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। क्या सेल वैल्यू मेरे पास अवेलेबल रहेगी? बट ऑब्वियस, आपको तो पता है ना आपका प्रोडक्ट कितने में बिकेगा, तो सेल वैल्यू अवेलेबल रहेगी। ऑन एवरेज आप कितना कमाते हो वो भी अवेलेबल रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आप कॉस्ट निकाल सकते हो। क्या? यस। तो मैं सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा? मेरा कॉस्ट। डन। अलाइंड है? चल। अब सर एक फंडा और आता है इस चैप्टर के अंदर, इन्वेंट्री टेकिंग। बच्चे यहां पे खासा रोते रहते हैं कि यार ये नहीं जम रहा, नहीं जम रहा, नहीं जम रहा। तो जब हम इन्वेंट्री टेकिंग करेंगे, इन्वेंट्री टेकिंग बेसिकली क्या है? हमें एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दिया रहता है, हम बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पे हमारे पास एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अकाउंटिंग करते हैं, माल खरीदा, माल बेचने की अकाउंटिंग करते हैं। तो मेरे डेटा के हिसाब से तो हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से 5 लाख रुपए का स्टॉक है, जो कि क्या है? आपका क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च को पड़ा हुआ है। अब आपके बंदे गए कि भाई ये जो 5 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ ये एक्चुअल में है या नहीं, इसको काउंट करने गए। अब अगर इन दोनों में डिफरेंस आया तो बेसिकली हमें वो डिफरेंस फाइंड आउट करके दोनों को मैच करना रहता है, और कुछ नहीं। अलाइंड है क्या? बस अपन ने बीआरएस किया था ना, बस वही है। दो चीजों के फर्क के डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, जो हम देखेंगे, सीखेंगे। डन।
तो हमारा पहला हो गया है। अब मैं क्या बोलता हूं राजा, सुनो ना, तुम लीफो फीफो वेटेड एवरेज के लिए यहां नहीं आए हो, मेरे को ही पता है और आपको ही पता है। तो आप किसके लिए आए हो? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड के लिए एंड उसके बाद इन्वेंट्री टेकिंग के लिए। तो पहले वो कर लेते हैं, फिर लीफो फीफो वेटेड एवरेज कर लेंगे, मुद्दे की बात करके बात चलते आगे। यही है ना मुद्दे की बात? कमेंट सेक्शन में बता देना। लग तो मेरे को वही रहा है कि लीफो फीफो तो आता है सर, मेन है कि एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड यूज कैसे करना है और इन्वेंट्री टेकिंग के कैलकुलेशंस कैसे करने हैं, मेन तो सर वही है। तो चलो आ जाओ। Messrs XYZ are in a retail business. Following information is obtained from the records for the year ended 31st March 2022. आखिर में देखो, find out inventory using adjusted selling price method. ठीक है, अब आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर। तो सप्लायर से गुड्स रिसीव हुए तो मतलब ये आपका क्या है? परचेज। 15,75,500। इसमें आपका 3% ट्रेड डिस्काउंट है, 11% का जीएसटी लगेगा। तो पहले क्या करोगे? पहले इस परचेज वैल्यू में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, फिर उसमें जीएसटी क्या करोगे? ऐड। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 87,500। ये आपका क्या है? कैरेज इनवर्ड। ये क्या है आपका? कैरेज इनवर्ड। याद करो, क्या ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा? यस सर जाएगा। ओके, फिर सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 22,45,500। सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री का सेल्स प्राइस दिया हुआ है। एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो इन्वेंट्री है ये भी बिक गई। मैं क्या बोल रहा हूं? हम मान लेते हैं कि ये जो गुड्स है पड़े नहीं है, ये भी बिक गए। ओके, क्यों भाई? देखो, मेरे पास सेल गिवन है, मैं अगर उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दूं तो ऑटोमेटिकली मेरा क्या आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगा। वापस से बोल रहा हूं, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक का सेल वैल्यू है। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज मेरे पास है क्या? नहीं। मेरे पास कॉस्ट है क्या? नहीं। मेरे पास दोनों फिगर मिसिंग है, बट मुझे यह पता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक उसका सेल वैल्यू क्या है। मुझे क्या चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट। कॉस्ट तो एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट। तो कॉस्ट निकालने के लिए अगर मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज पता चल जाए तो क्या मेरा काम हो जाएगा? यस। तो एक काम करते हैं, मान लो सेल वैल्यू इफ क्लोजिंग स्टॉक इज ऑल्सो सोल्ड। सेल वैल्यू अगर क्लोजिंग स्टॉक भी बिक जाता है 22,45,500, 22,45,500 प्लस 2,35,000। मान लो क्लोजिंग स्टॉक भी बिक गया। 22 प्लस 2 24 लाख, 24,80,500। मान लो ये माल बिक गया, पूरा का पूरा माल बिक गया। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने आता है ना? रफ में बना रहा हूं आपके लिए मैं ट्रेडिंग अकाउंट। 24,80,500। ये क्या है आपका? सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक भी हमने बेच दिया, मान लो बेच दिया। ठीक है, डन। 22 प्लस 2 24, 45, 50, 80, 500। ठीक है, अब सर डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक आता है, ओपनिंग स्टॉक 0 है, परचेज आएगा, कैरेज इनवर्ड आएगा, वेजेस वगैरह होगा तो कुछ वो आएगा।
तो आपका गुड्स परचेज कितने में किया आपने, लेस परचेज ऑफ गुड्स। सर देखिए 15,75,000 75,500, इसमें से हम माइनस करेंगे 3% का ट्रेड डिस्काउंट, फिर जो आंसर आएगा उसमें हम प्लस करेंगे, उसमें हम प्लस करेंगे उसमें हम प्लस करेंगे 11% का जीएसटी। ठीक है, 15,75,000 माइनस 3% प्लस 11%, 16,95,803। तो परचेज अकाउंट डेबिट 16,95,803, सेल्स क्रेडिट परचेज डेबिट, तो परचेज क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये गुड्स परचेज करने का खर्चा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड कितना 87,500 कैरेज इनवर्ड। तो अब जो पूरा माल मैंने खरीदा था वो पूरा का पूरा माल बेच दिया, क्लोजिंग स्टॉक है मान लो वो भी बिक गया, तो 24,80,500 24,80,500 माइनस 16,95,803 16,95,803 माइनस 87,500 माइनस 87,500, तो मैंने कितना कमाया 6,97,000 6,97,197 6,97,197। अगर जो माल मैंने खरीदा वो पूरा का पूरा माल बिक जाता है तो मैं इन ऑल में कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाऊंगा, मैं कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाऊंगा अगर पूरा का पूरा माल बिक गया 6,97,197। अलाइंड, एक बार रीचेक कर लेते हैं। सेल्स तो मेरा सॉर्टेड है, परचेज 15,75,500, यही है आपका परचेज वैल्यू 15,75,500 माइनस 3% 47,265 और प्लस 11% 16,96,341 16,96,341। यहां पे कुछ एरर हुआ है कैलकुलेशन में, 16,96,341। सर कैलकुलेशन एरर कैसे हो गया, यहां पे ध्यान दो, यहां पे मैंने गलती से 500 रुपए को नहीं पकड़ा, 15,75,000 ही लिया था जबकि लेना था 15,75,500। ठीक है सर, डन, ओके। तो अब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी चेंज होगा 24,80,500 24,80,500 माइनस 16,96,341 and minus 87,500 696,659। अगर हर चीज बिक जाएगी, एक एक स्टॉक बिक गया तो आपका टोटल आप कितना कमाओगे 6,96,500
659। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो मैं 6,96,659 कमाऊंगा अगर मैंने पूरा का पूरा माल बेच दिया इंक्लूडिंग क्लोजिंग स्टॉक। दैट इज परसेंटेज डिवाइड बाय 24,80,500 इंटू 100। तो आपका परसेंटेज क्या आ गया? 28.09% आपका क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। तो चलो, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 28.09। अगर 100 रुपए का सेल है तो 28.09 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो मेरा कॉस्ट कितना हो जाएगा? 100 28.09 71.91। मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका सेल वैल्यू क्या है? 2,35,000। तो उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा? एक्स 2,35,000 इंटू 71.91 डिवाइड बाय 100। 1,68,989 अप्रोक्सीमेटली 989। ओके, आईसीआई का 988 आया है, अपना 1,68,989 आया है, चलता है। 50 पैसे 1 रुपए का डिफरेंस इज बेरेबल। तो आईसीआई ने क्या किया? वही किया जो अपन ने किया। मान लो पूरा का पूरा स्टॉक बिक गया, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक भी बिक गया तो पूरा सेल। डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेज आएगा, वेजेस आएगा, कैरेज इनवर्ड आएगा, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा जो भी आएगा वो डेबिट होंगे। क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दो। मान लो पूरा माल बिक गया, पूरा सेल हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड सिर्फ एक फिगर है सेल। डेबिट साइड परचेज, वेजेस, कैरेज इनवर्ड सब 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 माइनस कर लो तो आपका क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट आपके टोटल सेल पे है। जब सारा माल बिक जाएगा तो ये कमाओगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज अ परसेंटेज ऑफ सेल। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाल लिया, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। तो आपका आ गया 28.09। तो अब आपका जो इन्वेंट्री उसका सेल वैल्यू 235 है, ग्रॉस प्रॉफिट हटा दो, क्या आ जाएगा? कॉस्ट। डन। एक और क्वेश्चन आपके सामने। From the following information, calculate cost of closing inventory using adjusted selling price method. Sales during the year 2 लाख. Okay. Cost of purchase, opening inventory 0, closing inventory at selling price. मान लो ये पूरा का पूरा स्टॉक बिक गया तो 2 लाख आपका एक्चुअल सेल है। मान लो कि जो 50,000 का स्टॉक है वो सेलिंग प्राइस पर है, वो भी बिक गया। तो टोटल कितना? 2.5 लाख। इसमें से क्या माइनस कर दोगे? ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में। इसमें से क्या माइनस कर दोगे? ट्रेडिंग का डेबिट, दैट इज परचेजेस। परचेज के अलावा कुछ और डिटेल है नहीं मेरे पास। तो वो कितना है? 2 लाख। तो अगर पूरा का पूरा माल बिक गया तो 2.5 लाख का सेल रहेगा। वो माल मैंने खरीदा कितने में? 2 लाख में। तो 50,000 मेरा क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 50,000 डिवाइड बाय 2.5 लाख, दैट इज 20%। देयरफॉर कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। अगर मेरा सेल 100 रुपए है तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल का 20% है, कॉस्ट 80। तो मेरा सेल वैल्यू कितना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री का 50,000, मेरे को चाहिए कॉस्ट। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री
इक्वल टू 50,000 इंटू 80 डिवाइड बाय 100, दैट इज 40,000। कितना? 40,000। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं एक और क्वेश्चन के तरफ। एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असरटेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च। अब मुझे बात बताओ, क्या क्वेश्चन ने मुझे यह बोला कि एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड यूज करना है? नहीं, ऐसा तो नहीं बोला। बट डेटा देख के आपको क्या लग रहा है? सर कहीं ना कहीं मुझे ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड दिए हुए हैं चीजें। ठीक है, तो अब इन्वेंट्री एज ऑन 1 अप्रैल 2021, ये क्या है आपकी ओपनिंग स्टॉक, ये क्या है आपका परचेस। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये खर्चा है बनाने का, जो माल आप बेच रहे हो ये उसके बनाने का खर्चा है। तो क्या ये आपके कॉस्टिंग का पार्ट होगा? यस। सेलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, ये यहां पे नहीं आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, ये नहीं आएंगे। फाइनेंशियल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के आइटम्स आएंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के आइटम आएंगे। पीएनएल का यहां कोई हिसाब किताब नहीं है। सेल्स 12,45,500। ठीक है, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च 21, हम कहां पर है? 31st मार्च 22, तो ये 2021 क्लोजिंग की बात कर रहा है। 31 मार्च 21 क्लोजिंग हो जाएगा, 1 अप्रैल 21 मेरा ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, और मेरा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 22। तो मुझे 31 मार्च 22 का वैल्यूएशन निकालना है इन्वेंट्री का। मेरे पास डिटेल ओपनिंग का अवेलेबल है। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है आपको 1 अप्रैल 21 का 1,42,500, इसके रिलेटेड कुछ बातचीत करना चाह रहा है। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री लास्ट ईयर, पिछले साल का क्लोजिंग, करंट ईयर का ओपनिंग, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री के रिलेटेड बात कर रहा है। अ सम ऑफ 17,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 50,000। तो 50,000 की एक चीज थी, 50,000 की एक चीज थी, उसमें से 17,500 आपने राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ कर दिया मतलब उसका वैल्यू कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? मे बी उस आइटम पे कुछ डिफेक्ट होगा, मे बी उस आइटम में कुछ खराबी आ गई होंगी या सड़ गया होगा, मेरे को नहीं पता। तो वो आइटम कितने का था? 17,500 माइनस करने का 32,500 था। ओके, वो 32,500 इंक्लूडेड है आपके ओपनिंग स्टॉक में। वो 32,500 आपका इंक्लूडेड है इस ओपनिंग स्टॉक के अंदर। तो इंक्लूड्स एबनॉर्मल आइटम जिसका वैल्यू है वैल्यूड एट 32,500। ठीक है, डन। एंड वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 45,000। तो जो मेरा सेल है, सेल इंक्लूड्स एबनॉर्मल आइटम वैल्यू ₹45,000। ठीक है, bearing the transaction related to item, the gross profit earned during the year is 20% on sales। कभी भी याद रखना, जब ग्रॉस प्रॉफिट अप्लाई होता है, ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मल सेल्स पे अप्लाई होता है। और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए आप क्या करते हो? सेल्स में से कॉस्ट माइनस करोगे। हमारा इक्वेशन क्या है? कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल। अब अगर मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो सेल्स में से कॉस्ट माइनस करूंगा। तो सेल्स भी आपकी नॉर्मल होनी चाहिए,
कॉस्ट भी आपका नॉर्मल होना चाहिए। सेल्स भी आपकी नॉर्मल होनी चाहिए और कॉस्ट भी आपका नॉर्मल होना चाहिए। तो सर अब यहां पे मुद्दा क्या है? देखो बॉस, जो आपका ओपनिंग स्टॉक है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आता है, कॉस्टिंग का पार्ट बनता है, उसके अंदर एक एबनॉर्मल आइटम इंक्लूडेड है, वो एबनॉर्मल आइटम हटा देना। ठीक है, चलो सेल्स, आपका सेल्स कितना है सर? हमारा सेल्स है 12,45,500, 12,45,500। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मुझे क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। सर यहां पे आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बना रहे हो? यहां पे तो आपने नहीं बनाया बेटा, यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट देखो, क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट निकालना था और आपको क्या गिवन था? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आपको पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन था? हां सर गिवन था। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज भी निकालना था। यहां पे आपके पास दो फिगर मिसिंग थे, आपको सिर्फ गिवन क्या था? गिवन था क्लोजिंग स्टॉक का सेल वैल्यू। ओके, ना मेरे पास उसका कॉस्ट गिवन था, ना उसके अंदर कितना ग्रॉस प्रॉफिट गिवन था। ये दोनों आइटम मिसिंग थे, इस वजह से मैंने मान लिया पूरा का पूरा माल बिक गया ताकि मैं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकूं। बट यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है, सेल भी दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज भी दिया और मुझे क्या निकालना है? सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट। ओके, तो यहां पे मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लूंगा। यहां पे आ जाएगा बाय सेल्स। अच्छा, मुझे कौन सी सेल्स चाहिए? नॉर्मल सेल्स चाहिए। ठीक है, तो 12,45,000 माइनस 45,000, तो ये कितना हो गया? 12 लाख। क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है वो हमेशा नॉर्मल चीज पे अप्लाई होता है। ठीक है, डेबिट साइड क्या आएगा आपका? टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना? 1,42,500 माइनस एबनॉर्मल आइटम 32,500, तो ये हो गया आपका 1,10,000। ड्यूरिंग द ईयर का परचेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस यहीं पे लिख देता हूं, कितना? 1,60,500। ओके, 1,60,500। ठीक है, ओके। अब सर क्वेश्चन ने मेरे को बता दिया है ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स। कौन सी सेल्स? नॉर्मल सेल्स। तो 12 लाख का 20% कितना होता है? 2,40,000। तो यहां पे आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक, वो भी एट कॉस्ट। दो 40। आपका परचेस कितने का है?
परचेज है 762,500, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1.5 लाख। सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाना चाहिए। आप चाहो तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, ठीक है, आप चाहो तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना सकते हो। आप मान सकते हो ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, ये डेबिट साइड का टोटल है, पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ गुड्स, फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड करके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगा फिगर। फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक बनाने का, फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक, जो गुड्स हमने बनाए हैं फिनिश गुड, उनका खर्चा ऐड करो वही आएगा, ठीक है। बट आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहां पे थे? 1,10,000 प्लस 7,62,500 प्लस 1.5 लाख प्लस 2,40,000, 12,62,500। तो इधर भी आ जाएगा 12,62,500। ऑलरेडी कितना है? 12 लाख। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 62,500। अलाइंड है यहां पे सबको? सॉर्टेड? एक बार रिपीट कर देता हूं। सर यहां पे हमने मेमोरेंडम क्यों नहीं बनाया? पिछले क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट भी मिसिंग था और ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज भी मिसिंग था, दोनों मिसिंग थे। कोई एक तो भी आ जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने मान लिया पूरा का पूरा माल बेच दिया, फिर उसका डेबिट साइड क्या क्या आएगा? जैसे पूरा का पूरा माल बेच दिया तो ट्रेडिंग क्रेडिट, डेबिट साइड परचेज कैरेज इनवर्ड आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया परसेंटेज ऑफ सेल्स, फिर ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज को मैंने क्लोजिंग स्टॉक के सेल वैल्यू से माइनस कर दिया तो क्लोजिंग स्टॉक का क्या आ गया? कॉस्ट। यहां पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ था, परसेंटेज ऑफ सेल्स 20% ऑफ सेल्स। तो अब यहां पे मेरा काम आसान हो गया, सेल्स भी गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है, ऑटोमेटिकली मैं बैलेंसिंग फिगर निकाल के क्या निकाल सकता हूं? अपना क्लोजिंग स्टॉक। सबको सॉर्टेड है? और अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाना चाहो तो आप क्या कर सकते हो? मेमोरेंडम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ। जो परचेज है वो परचेज किसका मानोगे? रॉ मटेरियल का। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1.5 लाख, तो ये टोटल हो गया 9,12,500। तो 9,12,500 ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ओके, फिर आएगा आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, जो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है बट ऑब्वियस वो फिनिश गुड का दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल वाला 1,10,000, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आया है 9,12,500। मैंने जो माल बेचा है नॉर्मल सेल्स 12 लाख है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल 20% है। टोटल मारते हैं, ये हो गया आपका 500, यहां पे हो गया 2, फिर आपका 4 और एक 5 और एक 6, 9, 10, 11, 12, 12,62,500, 12,62,500 लेस 12 लाख, तो 62,500 मेरा क्या आ गया? कॉस्ट आ गया क्लोजिंग स्टॉक का। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो, डन। बट मैंने उसको ट्रेडिंग में डाल के खत्म कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा मेजर, ठीक है। बट जो सही तरीका है वो ये है।
ठीक है, जो सही तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। सर अगर इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो क्या, जैसा आईसीआई मॉड्यूल में लिखा हुआ है, सेल्स नॉर्मल कितनी, 12 लाख। ये जो माल बेचा इसके अंदर आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 2,40,000 लेस परचेजेस 7,62,500। मैंने अकाउंट फॉर्म को ही इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया, लेस ओपनिंग स्टॉक लेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1.5 लाख रुपए, लेस ओपनिंग स्टॉक एट द रेट नॉर्मल वाला 1,10,000। तो सारे आइटम्स माइनस करने के बाद क्या बचेगा, 62,500। डन। आपको जैसे प्रेजेंट करना है आप प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। आईसीआई ने इक्वेशन फॉर्म में लिखा है, मतलब टेबल फॉर्मेट में लिखा है, हमने मेमोरेंडम अकाउंट बना के सॉल्व किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर ये आईसीआई का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपका इन्वेंट्री टेकिंग है, ये आपका क्या है, इन्वेंट्री टेकिंग। अब इन्वेंट्री टेकिंग का मतलब क्या, भाई साहब मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 24। मुझे क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2024, ठीक है। तो मैं अपने सॉफ्टवेयर में चेक किया, मेरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये जो स्टॉक है 31 मार्च, इसका वैल्यू आ रहा है 5 लाख रुपए। अब ये वैल्यू पे मोहर लगनी चाहिए एक सीए की, हां भाई 31 मार्च को 5 लाख का स्टॉक है। तो अब मैंने सीए को फोन किया, मैं सीए साहब आ जाओ एक बार काउंटिंग करवा लो फिजिकली ताकि आप साइन कर सको। सीए बोला यार मेरे पास टाइम नहीं है, अभी बहुत सारा काम है, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं 15 अप्रैल 24 को आऊंगा, ठीक है। डन। या सीए ने मेरे को फोन किया, तुम 31 मार्च को मेरी साइन मांगोगे, मेरे पास 31 मार्च को टाइम नहीं रहेगा, एक काम करते हैं मैं तुम्हारे पास 25 मार्च को आ जाता हूं, मैं 25 मार्च को चेक कर लूंगा, ठीक है। तो अब सीए ने दो प्रोबेबिलिटी दी, 31 मार्च के बाद आ रहा है या 31 मार्च के पहले आ रहा है। डन। अब सर जब सीए ने फिजिकली काउंट किया, सीए ने बोला सिस्टम क्या बोलता बाजू में रखो, सॉफ्टवेयर क्या बोल रहा बाजू में रखो, पहले मैं जाके खुद चेक करवाऊंगा, चेक करने के बाद मैं तुम्हारे सिस्टम से चेक करूंगा, ठीक है। तो अब जब 15 अप्रैल को चेक किया तो वैल्यू निकला 6.5 लाख, वैल्यू निकला 6.5 लाख। अब सीए बोला यार ये तो वैल्यू ज्यादा आ रही है, ये हुआ कैसे। तो वहां का अकाउंटेंट बता रहा था, बोले सर सुनिए आप 15 दिन लेट आए हैं। बोले सही बात है, 15 दिन का गैप है, 15 दिन लेट आए, इन 15 दिनों में कुछ तो भी हुआ। मैं क्या हुआ, बोले सर देखिए हमने गुड्स परचेज भी किए होंगे, अब आप जब तक ऑडिट करोगे तब तक हम धंधा तो नहीं बंद कर सकते, कुछ माल वापस भी किया, कुछ माल हमने बेचा और कुछ माल जो हमने बेचा वो वापस भी आया। तो अब आप समझो, हमने माल खरीदा तो इन्वेंट्री बढ़ेगी, स्टॉक बढ़ेगा। इन 15 दिनों में जो हमारे सिस्टम में स्टॉक था
उससे ज्यादा होगा क्योंकि हमने इन 15 दिनों में माल खरीदा, जो माल खरीदा उसमें से कुछ वापस भी किया तो कम हो गया, माल खरीदा वैल्यू बढ़ गया, माल रिटर्न किया वैल्यू कम हो गया, माल बेच दिया वैल्यू कम हो गया, बेचा हुआ माल रिटर्न आ गया तो वैल्यू बढ़ गया। ठीक है, तो अब हमने परचेज किया 2 लाख रुपए का, बढ़िया है। क्या रिटर्न किया क्या? हां सर, हमने रिटर्न भी किया 10,000 रुपए का। फिर हमने माल बेचा 70,000 रुपए का। कितने का माल बेचा? 70,000 रुपए का माल बेचा, और उसमें से 30,000 का माल वापस आया। तो सर अभी आप काउंट कर लो, 2 + 30, 2 30 में से 80, 1.5 लाख। तो ये 15 दिनों में 1.5 लाख का स्टॉक बढ़ा है। 31 मार्च को सिस्टम के हिसाब से 5 लाख था, ये 15 दिनों में 1.5 लाख का स्टॉक बढ़ा, 5 लाख + 1.5 लाख 6.5 लाख। लो भाई, हमने वेरीफाई करवा दिया कि जो 15 अप्रैल को स्टॉक है वो हमारा एग्जैक्टली मैच हो रहा है। 6.5 लाख में से 1.5 लाख घटा दो तो आपको सिस्टम का स्टॉक मिल जाएगा 5 लाख रुपए का। डन है क्या यहां पे सबको? अलाइंड। अब दूसरा एग्जांपल, मैंने 25 अप्रैल को और 25 मार्च को स्टॉक जाके काउंट किया था, और जब मैंने स्टॉक काउंट किया था 5.5 लाख रुपए का स्टॉक था। कितने का स्टॉक था? 5.5 लाख रुपए का स्टॉक था। एक काम करें, इसको 3.5 लाख कर देते हैं, 3.5 लाख कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने स्टॉक काउंट करके चला गया, फिर 31 मार्च को उसके अकाउंटेंट मेरे पास आया, वो मेरे को बोला ऋषभ सर साइन चाहिए। मैं बताओ तुम्हारी बैलेंस शीट में स्टॉक 5 लाख रुपए का दिख रहा था। मेरे को एक बात बताओ अकाउंटेंट साहब, मैंने 25 मार्च को ही चेक किया था 3.5 लाख का स्टॉक है, आप मेरे पास 6 दिन बाद आए हो 31 मार्च को, मोटा मोटी 5-6 दिन बाद, आप बोल रहे स्टॉक 5 लाख हो गया सिस्टम के हिसाब से, तो ये 1.5 लाख बढ़ा क्यों? ये 1.5 लाख बढ़ा क्यों? ये तो समझाओ साहब। ठीक है, तुमने बोला 3.5 लाख, तुम बोल रहे हो 5 लाख, बट मैं गिन के आया था 3.5 लाख, ये बढ़ा क्यों? बोले सर समझिए, 25 मार्च से 31 मार्च के बीच में हमने 2 लाख का माल खरीदा, कुछ रिटर्न किया, कुछ माल बेचा, और वो माल रिटर्न भी आया, तो काट पीट के 3.5 लाख + 1.5 लाख 5 लाख हो गया। परफेक्ट, मैच हो गया सीए साहब? मैं हाउ मैच हो गया भाई, बढ़िया है। तुमने ये 6 दिन पे जो ट्रांजैक्शन किए हो उसके बारे में तुमने मेरे को बता दिया। परफेक्ट। अब मुद्दा क्या है? अब समझो थोड़ा सा। ये देखने में बड़ा इजी लगा कि 25 मार्च का स्टॉक ले लो, उसमें ये ट्रांजैक्शन प्लस माइनस कर देना और बात खत्म हो गई। यस, परफेक्ट। बट आईसीआई क्या करता है? आईसीआई आपको 31 मार्च का स्टॉक ये वैल्यू देता ही नहीं है। आईसीआई बोलता है 31 मार्च की स्टॉक की वैल्यू फाइंड करो, तुमको देता ही नहीं है। तो अब मेरे पास या तो 25 अप्रैल की वैल्यू रहेगी या तो 15 अप्रैल की वैल्यू रहेगी। ठीक है, मेरे को 25 मार्च 24 से 31 मार्च 24 जाना है। 25 अप्रैल बोल रहा हूं बार बार मैं, 25 मार्च को काउंटिंग हो गई है, मैं काउंट करके आया, तो आगे जो 6 दिन के ट्रांजैक्शन हुए वो ट्रांजैक्शंस को मुझे देखना है और हिसाब किताब करना है। परफेक्ट। तो 3.5 लाख में परचेज ऐड परचेज रिटर्न माइनस सेल्स लेस सेल रिटर्न प्लस, सॉर्टेड। तो फॉरवर्ड में इसे हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड।
फिजिकल वेरिफिकेशन डेट से हम आगे जा रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। हम आगे की तरफ जा रहे हैं। मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन 25 मार्च को हुआ, लेकिन इन्वेंट्री का वैल्यू कौन से तारीख का चाहिए? 31 मार्च का। आगे वाली डेट का चाहिए? फॉरवर्ड। ठीक है। अब यहां पे क्या है? मेरे पास वैल्यू अवेलेबल है 15 अप्रैल की। मुझे कहां जाना है? 31 मार्च की वैल्यू पे। मुझे पीछे के तरफ जाना है, बैकवर्ड। मुझे पीछे की तरफ जाना है, बैकवर्ड। डन। अब बैकवर्ड में क्या होता है? बैकवर्ड में उल्टा। जो परचेज था, फॉरवर्ड में प्लस, बैकवर्ड में माइनस। परचेज रिटर्न फॉरवर्ड में माइनस, बैकवर्ड में प्लस, उल्टा। अब चेक करो, ये फिगर आपका नेगेटिव आ जाएगा। 6.5 लाख में से 1.5 लाख माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 5 लाख। 6.5 में से अगर 1.5 लाख माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 5.5 लाख। ओ सॉरी, 5 लाख। 31 मार्च का वैल्यू। ओके। और फॉरवर्ड में परचेज अगर प्लस हो जाते हैं तो यहां पे कितना आएगा? यहां पे भी 5 लाख आएगा। 31 मार्च। फॉरवर्ड बैकवर्ड समझा बेटा? पहले हमने लॉजिकली समझने की कोशिश की। जब मेरे पास 31 मार्च का जो स्टॉक है वो भी अवेलेबल है और 15 अप्रैल का भी अवेलेबल है, दोनों अवेलेबल है, तो मैंने मेरा कॉमन सेंस लगाया कि यहां से यहां जो आइटम खरीदा वो ऐड करो, जो आइटम बेचा वो माइनस करो। परफेक्ट। बट आईसीआई ने मेरे को 31 मार्च का फिगर ही नहीं दिया, मेरे को दिया 15 अप्रैल का फिगर, तो मुझे पीछे के तरफ जाना पड़ रहा है। फॉरवर्ड में परचेज प्लस होता है, जब मैं पीछे के तरफ जा रहा हूं बैकवर्ड में परचेज माइनस होता है। डन। ओके, अलाइंड है क्या यहां पे सबके सब? ठीक है। अब दूसरी चीज फॉरवर्ड बैकवर्ड। फॉरवर्ड में आपको दिया जाएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन, और आपका फिजिकल वेरिफिकेशन दैट इज 25 मार्च 24। अब बैकवर्ड में वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन दैट इज 15 अप्रैल। यहां से आप शुरू करोगे। ठीक है। पहले फॉरवर्ड में ध्यान दो। परचेज ऐड, परचेज रिटर्न माइनस, सेल्स माइनस, सेल रिटर्न प्लस। अच्छा, ये सब एट कॉस्ट होना चाहिए क्योंकि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट पे चलता है मोटा मोटी। ठीक है सर, डन। उसके अलावा एड वैल्यू ऑफ गुड्स अनसोल्ड ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का मतलब मैं एक प्रिंसिपल हूं, मैंने बहुत सारे एजेंट अपॉइंट करके रखे हैं, मैं उनको माल भेजता हूं, वो लोग बेचते हैं, तो मेरा कुछ माल अभी भी उनके पास पड़ा हुआ है जो बिका नहीं है,
है तो मेरा बट बिका नहीं है। क्लियर? तो जब 25 तारीख को काउंटिंग हुई थी, सीए ने आके काउंट किया था, क्या वो स्टॉक काउंटिंग में आया था क्या? नहीं, क्योंकि सीए आया था मेरे गोडाउन में काउंटिंग करने। वो माल मेरे पास पड़ा ही नहीं है, वो माल मेरे एजेंट के पास पड़ा है। माल मेरा है, एजेंट के पास पड़ा हुआ है। तो अब सॉफ्टवेयर के हिसाब से सोचो, सॉफ्टवेयर में दिख रहा है कि ऋषभ के गोडाउन में जो माल पड़ा है वो एजेंट के गोडाउन में जो माल बिका नहीं वो भी ऋषभ का ही माल है। तो ऑटोमेटिकली मेरा क्लोजिंग स्टॉक तो बढ़ेगा। तो सिस्टम के हिसाब से वो बढ़ाना है आपको। आपने काउंट किया कि नहीं? तो जो माल किसी और के पास पड़ा है आपका है, उसे ऐड करोगे ना। तो इसे क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ गुड्स अनसोल्ड ऑन कंसाइनमेंट नॉट काउंटेड इन फिजिकल वेरिफिकेशन। वो गुड्स मेरे गोडाउन में पड़े ही नहीं है मेरे, बट गोडाउन में नहीं पड़े हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर दिख रहा है ऋषभ सर का माल उसके एजेंट के यहां पड़ा है, बट सीए ने काउंट करते वक्त काउंट किया क्या? नहीं। सीए के हिसाब से 5 लाख, सिस्टम के हिसाब से 7 लाख, ये 2 लाख का फर्क है। ये क्यों आया? बिकॉज 2 लाख का माल सीए ने काउंट नहीं किया। क्यों काउंट नहीं किया? बिकॉज ऋषभ सर के गोडाउन में नहीं था, वो उनके एजेंट में गोडाउन पे पड़ा था। बट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को पता है कितना इस गोडाउन में पड़ा है, कितना एजेंट के पास पड़ा है। तो 5 लाख में गोडाउन में जो मेरा माल पड़ा हुआ है और 2 लाख एजेंट के पास पड़ा हुआ है। ठीक है? लेस गुड्स बिलोंगिंग टू अदर्स एंड काउंटेड इन फिजिकल वेरिफिकेशन। पीवी मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन। अच्छा, इसका मतलब क्या? देखो बेटा, मेरा एक साला है, मेरे साले की 10 बोरियां मेरे गोडाउन में पड़ी है। डन। सिस्टम को पता है कि ये जो 10 बोरियां गोडाउन में पड़ी है वो ऋषभ सर की नहीं है, तो सिस्टम ने वो स्टॉक को पकड़ा ही नहीं। बट सीए आया, उसने हर चीज को काउंट किया। काउंट करते हुए उसने 10 बोरी को भी काउंट कर लिया। सीए के हिसाब से मेरे गोडाउन में 100 बोरी पड़ी है, सिस्टम के हिसाब से 90 बोरी पड़ी है। सीए ने जो 10 बोरी एक्स्ट्रा काउंट किए वो कौन सी बोरी है? अरे वो तो मेरे साले की है। मैं अगर वो सीए को बता दूंगा तो सीए क्या करेगा? उसको माइनस कर लेगा। उसने काउंटिंग करते वक्त ऐड कर दिया। जैसे मैं सीए को बताऊंगा साहब वो मेरी नहीं है, वो मेरे साले की है, तो सीए भी क्या करेगा? माइनस। तो आपका ऑटोमेटिकली सिस्टम के हिसाब से और फिजिकल वेरिफिकेशन मैच हो जाएगा। डन है? और एक चीज को याद रखना, सौगरा वाले गुड्स फॉरवर्ड में इग्नोर करना। सौगरा वाले जो गुड्स आपने अप्रूवल पे भेजे हैं उन्हें इग्नोर कर देना। उन्हें क्या करना? इग्नोर कर देना। अलाइंड है? फॉरवर्ड में उन्हें कर देना इग्नोर। डन। अब सर ठीक है, अब साइन चेंज करेंगे। फॉरवर्ड में परचेस प्लस, बैकवर्ड में माइनस। फॉरवर्ड में सेल्स माइनस, बैकवर्ड में सेल्स प्लस। ठीक है? अब जो गुड्स कंसाइनमेंट पे पड़े हैं, जो गुड्स कंसाइनमेंट में पड़े हैं, जो गुड्स कंसाइनमेंट में पड़े हैं, ठीक है, वो गुड्स मेरे हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को पता है कि ऋषभ सर के गुड्स उनके एजेंट के पास पड़े हैं। बट सीए जब काउंट कर रहा था, क्या सीए को ये पता? क्या नहीं? तो सीए को बताना पड़ेगा। डन।
सीए ने कुछ गुड्स ऐसे काउंट कर लिया जो कि मेरे है नहीं, सॉफ्टवेयर को पता है वो मेरे नहीं है, बट सीए को पता क्या नहीं, तो हटवा दो। डन, अलाइंड है। अब यहां पे जो गुड्स अप्रूवल बेसिस पे है उनका क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, तब आपको बताएंगे कि भाई फॉरवर्ड में 100 वालों को इग्नोर कर देना, और इस पे एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है नवंबर 2020 का, जो कि हमने कवर किया हुआ है। डन। बैकवर्ड के अंदर भी एक क्वेश्चन है मई 2019 या मई 2018 का, वो आप पीवाईक्यू सीरीज के अंदर देखना जाके, ठीक है। 100 का क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करके हम समझेंगे। डन, चल। A trader prepared his books of accounts on 31st March each year. Due to some unavoidable reason, no stock taking could be possible till 15th April. तो मेरे को 15 अप्रैल 22 से पीछे जाना पड़ रहा है 31 मार्च, तो पीछे जा रहे हैं बैकवर्ड। फॉरवर्ड में परचेस ऐड होता है, बैकवर्ड में परचेस क्या होता है, माइनस। डन, ठीक है। ऑन विच डेट, मतलब 15 अप्रैल को। पानी पी लेता हूं राजा, 1 मिनट, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अब द टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स केम 50,000। वैल्यू ऑफ स्टॉक on physical verification as on 15th April 22, 50,000। तो जिस दिन सीए ने काउंट किया, एक एक डब्बा काउंट करवाया, तो उस दिन 50,000 रुपए के गुड्स निकले। उस दिन 50,000 रुपए के गुड्स निकले, फिजिकल काउंटिंग में एक एक चीज चेक करवाई। डन। अब सेल्स वर ₹40,000, तो 31 मार्च से 15 अप्रैल, ये 15 दिनों में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं। सेल्स 41,000 का इंक्लूडिंग कैश सेल। देखो, मुझे सेल चाहिए कि कैश सेल चाहिए, सर आपको सेल चाहिए, तो ये जो कैश सेल है ये इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए है, ठीक है। और सेल रिटर्न है 1,000 रुपए का। तो एक काम करते हैं, फॉरवर्ड में सेल्स को क्या करना पड़ता है, सर सॉरी फॉरवर्ड नहीं, बैकवर्ड में, बैकवर्ड में सेल को क्या करना पड़ता है, बताओ जल्दी बताओ। सर बैकवर्ड में सेल को ऐड करना पड़ता है, बैकवर्ड में सेल्स को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। अलाइंड, ठीक है। लेकिन सेल वैल्यू ऐड करेंगे कि सेल एट कॉस्ट ऐड करेंगे, सर सेल्स एट कॉस्ट ऐड होगी, तो सेल्स एट कॉस्ट। तो 41,000 का सेल्स है, 1,000 का सेल रिटर्न है। ओके, इसका मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए। तो यहां पे आपको गिवन है गुड्स आर सोल्ड बाय द ट्रेडर एट 20% ऑन सेल, तो प्रॉफिट क्या है, 20% ऑन सेल, तो सेल को मान लो 100, 20% आपका प्रॉफिट है, 80% आपका क्या है, कॉस्ट। ठीक है, तो 40,000 मेरा सेल है, तो उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, x, दैट इज 32,000। तो हम क्या करेंगे, इंटू 80 डिवाइड बाय 100, 32,000। डन। परचेजेस कितने हैं, 5034 इंक्लूडिंग कैश परचेज। क्या करोगे कैश परचेज का, कुछ नहीं भाई, हमको चाहिए टोटल परचेज। तो परचेज को क्या करते हैं हम, माइनस, परचेजेस को हम करते हैं माइनस, ठीक है। परचेज कितना है,
5034 5034, ठीक है। उसके बाद ऑन 15th March goods of the sale value 10,000 were sent on sale or return basis to the customer, the period of approval being 4 weeks. He returned 40% of the goods on 10th April. He returned 40% of the goods on 10th April. अब आप समझो, आपने एक चैप्टर नहीं पढ़ा है, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न ऑब्लिक अप्रूवल बेसिस। वो अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो हमने सेल ऑफ गुड्स रिटर्न ऑब्लिक अप्रूवल बेसिस पे कब भेजा था? 10 मार्च को, ठीक है। हमने कब भेजा था? 10 मार्च को। अब मेरा ईयर एंड क्या हो रहा है? 31 मार्च। अब जब मैंने 10 मार्च को गुड्स सौगरा पे भेजा था तो जो वैल्यू के गुड्स मैंने भेजा था 10,000, जो वैल्यू के गुड्स मैंने भेजा था 10,000, उसको मैं क्या मानता हूं? एक्चुअल सेल। तो मैंने पहले क्या किया? पहली एंट्री मारी। ये एंट्रीज कब हुई है? मैं एंट्री मारता हूं उसको एक्चुअल सेल कंसीडर करते हुए। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। अब अगर बिफोर ईयर एंड अगर कोई चीज रिटर्न आ जाए या आगे वाला बंदा रिजेक्ट कर दे, आगे वाला बंदा रिजेक्ट कर दे या रिटर्न आ जाए, तो सर बेसिकली रिटर्न आ जाए या रिजेक्ट कर दे तो मैं क्या लेता हूं उसको? सेल रिटर्न। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ठीक है, बिफोर ईयर एंड। अब कुछ गुड्स उसके पास अभी भी पड़े हुए हैं। 31 मार्च हो गया, 31 मार्च हो गया, गुड्स आर स्टिल विथ कस्टमर। ना उसने इन गुड्स को अप्रूव किया 31 मार्च के पहले, क्योंकि अप्रूव कर देता था तो उसकी मैं एंट्री मारता ही नहीं था। क्यों नहीं मारते थे भाई? मैं सेल की एंट्री ऑलरेडी मार चुका हूं। ये अज्यूम करते हुए उसको हर चीज पसंद आएगी, ये अज्यूम करते हुए कि वो अप्रूव करेगा, मैं सेल की एंट्री मार दिया। उसने अगर रिजेक्ट किया, रिटर्न किया, तो मैंने सेल रिटर्न की एंट्री मार दिया। अब ईयर एंड हो गया 31 मार्च, ना ही उसने अप्रूव किया, ना ही उसने रिजेक्ट किया, ना ही उसने रिटर्न किया, और अभी तक टाइम भी एक्सपायर नहीं हुआ है, अभी तक टाइम भी खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे सिनारियो में मैं क्या कर देता था? 31 मार्च को ऑन ईयर एंड जितने गुड्स के बारे में ना अप्रूव किया, ना रिजेक्ट किया, ना टाइम एक्सपायर किया, उसका मैं क्या कर देता? सेल कैंसल, सेल कैंसल कर देता था। सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, और जो गुड्स उसके पास पड़े हैं, जो गुड्स उसके पास पड़े हैं उसको क्लोजिंग स्टॉक में डाल देता था। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट। मतलब ईयर एंड पे जो गुड्स उसके पास पड़े हैं, जो गुड्स उसके पास पड़े हैं, मैं सॉफ्टवेयर में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जर्नल एंट्री मार के गुड्स लाइंग विथ कस्टमर को क्या कर देता था? क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देता था। अलाइंड है? अब यहां पे क्या हुआ इस क्वेश्चन में? 10,000 के गुड्स मैंने 15 मार्च को भेजे। ओके, कब भेजे मैंने? 15 मार्च को।
तो जैसे ही मैंने 15 मार्च को भेजे, मैंने एंट्री कर दी सेल की, सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। क्या कुछ रिटर्न आया? क्या नहीं। बिफोर ईयर एंड ये 10,000 की गुड्स ना रिटर्न आए, ना अप्रूव हुए, ना टाइम एक्सपायर हुआ, तो मैंने ईयर एंड पे सेल को क्या कर दिया? कैंसल। और इसको मैंने अपना क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दिया। तो मेरा सिस्टम में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्लोजिंग स्टॉक 10,000 से बढ़ गया। ठीक है, चलो ओके। अब जो बंदा है जिसको मैंने अप्रूवल पे दिया था, जो मेरा कस्टमर है, उसने क्या किया? 40% ऑफ द गुड्स, 40% ऑफ द गुड्स रिटर्न कर दिया। कब? 10 अप्रैल को। अब कॉमन सेंस से बताओ, 10 अप्रैल को माल वापस आ गया। 10 अप्रैल को माल वापस आ गया। कितना माल वापस आ गया? 40%। ठीक है, वो माल वापस आ गया, यहां पे पड़ा हुआ है। वापस कब आया? रिटर्न आया 10 अप्रैल को। क्या मेरे गोडाउन में वो गुड्स अभी दिख रहे हैं क्या? हां सर, 40% वापस आ गए, तो 40% आपके पास दिख रहे हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन कब हुआ है? 15 अप्रैल। तो जब सीए ने काउंट किया होगा, क्या ये 4,000 रुपए दिख रहे क्या? हां सर, सीए ने जब काउंट किया तो ये 50,000 इंक्लूड्स ₹4,000। ओके, देखो सॉफ्टवेयर के हिसाब से 10,000 की इन्वेंट्री उसने 31 मार्च को प्लस कर दी। फिजिकल वेरिफिकेशन जब किया तो 10,000 में से 4,000 का माल रिटर्न आ गया था, तो क्या वो फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंट हो गया? यस सर, वो फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंट हो गया। अच्छा एक चीज समझो, एक चीज आप समझो, यहां पे जो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होता है ना, वो एट कॉस्ट ऐड होता है। ठीक है, एट कॉस्ट ऐड होता है। तो अगर 10,000 मेरा सेल वैल्यू है, तो उसका कॉस्ट कितना होगा? 8,000। समझाने के लिए ठीक है, अब थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज एट कॉस्ट एनआरई विच इज लोअर, तो जब ऐड होगा तो कॉस्ट ऐड होगा। सेल कैंसिल किया और जो स्टॉक का कॉस्ट है वो ऐड कर दिया। ठीक है, अलाइंड है। तो अब 8,000 में से 40% रिटर्न आ गए 10 अप्रैल को। फिजिकल वेरिफिकेशन 15 अप्रैल को हुआ। तो क्या ये 40% गुड्स काउंटिंग में आ गए? हां सर, सॉफ्टवेयर ने टोटल 8,000 से बढ़ाया, सॉफ्टवेयर ने टोटल 8,000 से बढ़ाया। ठीक है, आपने काउंटिंग में ले लिया उसका 40%। क्या 40% हिसाब किताब हो गया? यस। अब बाकी बचा 60%, बाकी बचा 60%। 40% of the goods were returned on 10th April, approving the rest. तो बाकी 60% आपके लिए क्या हो गया? सेल्स हो गया। तो फॉरवर्ड में सेल्स क्या होता है? ऐड। फॉरवर्ड में सेल्स क्या होता है? ऐड। ऐड सेल्स at cost of sale of goods sent on return oblique approval basis। 40% तो रिटर्न आ गया, 8,000 जो कि कॉस्ट है उसका 40% रिटर्न आ गया। ओके, बाकी का क्या बचा हुआ है? 60%। एवरीवन विथ मी? एवरीवन विथ मी? ठीक है,
और ये क्या रहेगा, एट कॉस्ट, बट ऑब्वियस। तो सेल एट कॉस्ट कितनी है, 8,000 का 60%। डन, ओके। कितना हो गया, 4,800। अच्छा, आईसीआई ने क्या किया है, आईसीआई ने इसको अलग तरीके से लिखा है इसी चीज को। भाई टोटल था 10,000 का सेल वैल्यू, 40% रिटर्न आ गया, मतलब 4,000 का रिटर्न आ गया, जो कि फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंट हो गया, 50,000 के अंदर इंक्लूडेड है। इसके अंदर ये इंक्लूडेड है एट कॉस्ट पे, तो उसका कुछ नहीं करना है। बाकी बचा 6,000। 6,000 में से 20% हमारा प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, और बाकी का 80% क्या है, कॉस्ट। डन। 4,800। मैंने क्या किया, मैंने 10,000 में से 80% कॉस्ट है, 20% मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, दैट इज 8,000। 8,000 में से 40% रिटर्न आ गया, जो कि यहां पे इंक्लूडेड है, एंड बाकी का 60% सेल एट कॉस्ट 4,800। तो दोनों ही सही है, जैसा आपको ठीक लगे। डन। चल, और कुछ बचा, हाँ सर, आखिरी चीज बची हुई है, द ट्रेडर ऑल्सो रिसीव्ड, यहां गुड्स रिसीव हुए हैं कॉस्टिंग 8,000 इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट। पहले मैं प्रिंसिपल था, मैं लोगों को गुड्स सप्लाई करता था, दूसरे लोग मेरे एजेंट थे, यहां पे मैं किसी और का एजेंट हूं, ठीक है। 20% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड ऑन 31 मार्च एंड अनदर 50% ऑन 15 अप्रैल। तो भाई साहब देखो, 20 और 50, टोटल 70% माल चला गया। 20% 31 मार्च को बिका, 50% 15 अप्रैल को बिका। आपका काउंटिंग कब चल रहा था, 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को चला गया। तो फिजिकल वेरिफिकेशन करते वक्त ओनली 30% इज काउंटेड इन वेरिफिकेशन। जब वो डब्बे गिने जा रहे थे तो सिर्फ 30% काउंट हुए। डन है क्या यहां पे? क्या वो गुड्स मेरे हैं? नहीं। तो 8,000 के कॉस्टिंग के 30% बचे हुए थे, जो कि मेरे है नहीं, तो 2,400 को हम क्या करेंगे, गुड्स बिलोंगिंग टू अदर्स लाइंग विथ मी माइनस। ये माल मेरा है ही नहीं भाई, सिस्टम को पता है, सीए को थोड़ी पता। एंड काउंटेड इन फिजिकल वेरिफिकेशन। ठीक है, 2,400 माइनस माइनस, चल हिसाब किताब करते हैं। 50,000 प्लस 32,000 माइनस 5034 प्लस 4,800 माइनस 2,400, 79,366। स्टॉक का वैल्यू 31 मार्च को, स्टॉक का वैल्यू 31 मार्च को। डन है? चलो 31 मार्च 22। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। 79,366। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन के पहले एक फॉरवर्ड का क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिलेगा। ये बैकवर्ड था,
एक फॉरवर्ड का क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के इसमें मिलेगा, प्लीज जाके वो देखना। पीवाईक्यू है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रहेगा तो चीजें आपके लिए इजी रहेगी। अलाइंड है यहां पे राजा सबको? अच्छा सर, वो सौगरा वाले गुड्स का क्या करेंगे आपने बोला था? अच्छा, सौगरा वाले जो गुड्स हमने अप्रूवल के लिए दिए थे, जो अप्रूवल के लिए दिए थे, इफ रिसीव्ड बिफोर फिजिकल वेरिफिकेशन डेट, तो उसे आप क्या कर दोगे? इग्नोर। उसे आप क्या कर दोगे? इग्नोर। लाइक हमारे क्वेश्चन में 10 अप्रैल को रिटर्न आ गया था, 15 अप्रैल को फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, तो 50,000 के अंदर वो 40% इंक्लूडेड था। यस, तो उसका कुछ नहीं करेंगे। डन। इफ सोल्ड आफ्टर ईयर एंड बट बिफोर फिजिकल वेरिफिकेशन, याद है वो 60% बिक गया, अप्रूव हो गया, तो उसको क्या करेंगे? सेल एट कॉस्ट मानते हुए माइनस, सेल एट कॉस्ट मानते हुए माइनस। अलाइंड है यहां पे सबके सब? सॉर्टेड। अब सर, अगर वो फिजिकल वेरिफिकेशन के डेट के पहले ना रिटर्न हुए, ना अप्रूव हुए, ना रिजेक्ट हुए, तो हम क्या करेंगे? तो हम मान लेंगे गुड्स बिलोंगिंग टू मी लाइंग विथ अदर्स और क्योंकि सीए उसको फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंट नहीं कर पाया, सॉफ्टवेयर ने 8,000 से बढ़ा दिया, वो गुड्स रिटर्न भी नहीं आए, ना अप्रूव हुए, ना रिजेक्ट हुए, सॉफ्टवेयर ने सेल कैंसिल करके 8,000 से बढ़ा दिया, सीए ने फिजिकल वेरिफिकेशन करते वक्त काउंट किया क्या उसे? नहीं, तो सीए को भी क्या करना पड़ेगा? प्लस। नॉट काउंटेड इन फिजिकल वेरिफिकेशन। आखिरी वाला सबको समझा? उसको क्या करेंगे हम? ऐड कर देंगे, दैट इज प्लस। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन के डेट के पहले अगर रिटर्न आ गया तो उसे इग्नोर कर देना, सेल का अप्रूवल आ गया तो जो सेल एट कॉस्ट है उसे माइनस कर देना, ना रिटर्न आया ना सेल का अप्रूवल आया, तो सॉफ्टवेयर ने 8,000 से बढ़ा दिया, सीए ने तो काउंट नहीं किया बिकॉज कस्टमर के पास पड़ा है, तो सीए को भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलो। फॉरवर्ड में इग्नोर, बैकवर्ड में 3 सिनारियो आपके सामने मैंने लिख दिया। सर ये हमें नीचे वाला नहीं दिख रहा है, बेटा वो नीचे वाला आपको दिख जाएगा जब आपके पास ये सॉल्यूशन आएगा। स्क्रीन कट रही है मेरी यहां पे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2022 was completed on 10th April. The valuation showed was 16,75,000. तो value of inventory on physical verification. Physical verification कब हुआ? 10 अप्रैल। अब मुझे क्या करना है? 10 अप्रैल 22 से पीछे जाना है, 31 मार्च 22 पीछे जाना है, बैकवर्ड, पीछे जाना है बैकवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड में क्या होता है? सेल्स प्लस परचेज माइनस, फॉरवर्ड में परचेज प्लस, बैकवर्ड में परचेज माइनस, फॉरवर्ड में सेल्स माइनस, बैकवर्ड में सेल्स प्लस। तो कितना है? 16,75,000। ठीक है, अब आगे आते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर टिल डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री
मतलब 31 मार्च के बाद 10 अप्रैल तक sales for the next year were made 68,750, profit margin being 33.3 on cost. तो add sales at cost 68,750. अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकल रहा है? 33.3% ऑन कॉस्ट, तो आपका कॉस्ट 100 है, तो उस पर 33.33 आपका ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपका सेल 133.33. तो अब मेरा सेल कितना है? 68,750. मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट. तो 68,750 इंटू 100 डिवाइड बाय 133.33. चलो कैलकुलेट करते हैं. आपका आंसर आया 51,564. अब आईसीआई ने शायद यहां पे 560 लिखा है, मुझे नहीं पता, उन्होंने 333333 करके लिखा होगा, बट मेरे पास 133.33 है, तो जो गिवन है मैंने उसी चीज को चूज किया. 4-5 रुपए का फर्क आएगा, बट वेरिएबल फर्क है. ओके, आगे बढ़ते हैं. Purchase for the next year included in inventory amounted to 90,000 at cost less 10% trade discount. तो परचेस क्या होता है? लेस. परचेस एट कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 90,000 में से 10% घटा दो, 81,000. Next, during the period, goods were added to the inventory at a markup of 3,000 in respect of sales return. In respect of sales return. तो आपका सेल रिटर्न है 3,000 रुपए का. मार्कअप मतलब इंक्लूडिंग प्रॉफिट. तो आपका सेल रिटर्न है 3,000 का, ग्रॉस प्रॉफिट मिला के मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट चाहिए. तो 3,000 इंटू 100, सेल रिटर्न क्या हो जाएगा? लेस. तीन 3,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 133.33. तो आपका आंसर आएगा 3,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 133.33, 2,250. ठीक है. अब आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग, मतलब 10 अप्रैल को आपने इन्वेंट्री टेकिंग कर लिया. इट वॉज फाउंड दैट देयर वर सर्टेन वेरी स्लो मूविंग आइटम कॉस्टिंग 11,250 which should be taken at 5,250 to ensure disposal. मतलब ये मेरा कॉस्ट है और ये मेरा एनआरवी है. तो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद, इन्वेंट्री टेकिंग के बाद मेरे को पता चला कि 11,250 इंक्लूडेड है आपका इन्वेंट्री के अंदर, कॉस्ट इंक्लूडेड है आपका इन्वेंट्री के अंदर, जबकि आपको उसको वैल्यू कितने पे करना चाहिए? एनआरवी पे. क्यों? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. तो आपको एनआरवी ऐड करना था, आपने कॉस्ट ऐड कर दिया. आपको क्या ऐड करना है? कॉस्ट. आपने क्या ऐड कर दिया? एनआरवी. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. करना था 5,250 प्लस, कर दिया 11,250 प्लस. तो ज्यादा प्लस कर दिया, सुधारने के लिए माइनस. कितना? 6,000. आगे, ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग 15,500 वर रिसीव फ्रॉम द सप्लायर बियॉन्ड डिलीवरी डेट. आपने कस्टमर से डिलीवरी, कस्टमर आया, बोले मेरे को 15 तारीख को ये प्रोडक्ट दोगे क्या मंगवा के? मैंने बोला दे दूंगा. अब बरसात हो गई, वो प्रोडक्ट आया 25 तारीख को, मैंने कस्टमर को फोन किया,
कस्टमर बोले अब नहीं चाहिए, मैंने कहीं और से अरेंज कर लिया। मैंने बोला मैं भाई तेरे लिए कस्टमाइज करवाया। तो मैं बोला सही बात है ना, बट तूने क्या बोलता 15 दिन को डिलीवरी दूंगा, 15 तारीख को। क्या तूने 15 तारीख को डिलीवरी दिया? क्या नहीं, तुम 25 को दे रहे हो, मेरा काम ही हो गया, अब क्या करूंगा? मैं बोला यार तेरे लिए कस्टमाइज करवाया था। भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने ऑलरेडी कहीं और से खरीद लिया। तो अब वो गुड्स जो मैंने कस्टमाइज करवाए थे उनका कॉस्ट था 15,500। आपने 15,500 अपनी इन्वेंट्री में ऐड कर दिया, बट क्योंकि वो कस्टमाइज था उसका एनआरवी कितना है 12,500। तो आपने 15,500 ऐड कर दिया, ऐड करने थे 12,500 क्योंकि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ऐड करने थे 12,500, ऐड कर दिया 15,500, 3,000 ज्यादा। ये दो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था, ठीक है। तो चलो 16,75,000 प्लस 51,564 माइनस 81,000 माइनस 2250 माइनस 6,000 माइनस 3,000, 16,34,314 और आईसीआई का 310 आया होगा। ठीक है राजा, अलाइंड है यहां पे, सॉर्टेड। चलो अब व्हाट आई बिलीव, एक बार मैं लीफो फीफो के बारे में बातचीत कर लेता हूं। आई बिलीव आपको सॉल्व करने का नीड नहीं है और ये पूछा भी बहुत रेयरली जाता है। डन, एक बार बातचीत कर लेते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। देखो ये आपका परचेज का पैटर्न है, ये क्या है आपका परचेज डेट्स, आपने कितना क्वांटिटी खरीदा। अब अगर आप फीफो के अंदर हो, फीफो के अंदर आप कॉमन सेंस लगाना, मैंने अलग अलग डेट पे इशू किया है। दिसंबर 5 को मैंने 500 क्वांटिटी दिया है, दिसंबर 5 के पहले दिसंबर 4 है तो 900 में से 500 चले गए, जो पहले आया वो पहले चला गया। ठीक है, तो ये जो दिसंबर 5 के प्रोडक्ट है ये कहां से लिए गए हैं, दिसंबर 9 में से। ठीक है, तो दिसंबर 9, 900 में से 500 चले गए, 400 बचे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं दिसंबर 20, 600 गए, दिसंबर 20 यहां पे आ रहा है 600 गए, तो अब वापस से हम फीफो लगाएंगे। पहले क्या आया, दिसंबर 4 वाला माल, तो दिसंबर 4 में 900 थे, 900 में से 500 यहां चले गए। अब बाकी 400 रुपए यहां आ गए और 400 यहां आ गए, 400 रुपए नहीं 400 यूनिट्स। ओके डन, तो ये पूरा खत्म हो गया। फिर ये 400 है दिसंबर 10 का माल, यहां पे 200 लग रहे, तो दिसंबर 10 में से आपने 200 यूनिट लिए, जो पहले आया वही पहला जाएगा। ठीक है, तो अब चलो 400 में से 200 चले गए, पहले 900 में से 400 गए थे तो 500 बचे थे, और 900 में से 500 गए थे, सॉरी 500 गए थे तो 400 बचे, फिर 400 भी चले गए, 0। अब फिर 400 भी चले गए, 0। अब ये 400 में से 200 चले गए तो कितने बचे, 200। ठीक है, फिर दिसंबर 29 आया, दिसंबर 29 को 500, तो ये 200 में से चले गए 500 के तरफ, तो 500 में से 200 दिसंबर 10 से आ रहे हैं। ये डेट कौन सी है यार, दिसंबर की कौन सी तारीख है ये,
ये है आपकी दिसंबर 11। ठीक है, तो सर 500 में से 200 दिसंबर 10 से आए, तो बाकी दिसंबर 11 में से 300 आएंगे। टोटल कोटा हो गया खत्म। तो अब हमारे पास क्या बचे? दिसंबर 19 के 200, दिसंबर 28 के 800। तो आपका वैल्यू कितना हुआ? 200 इंटू 60 प्लस 800 इंटू 47। जो भी आंसर आ गया वो आपका क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री वैल्यू। ठीक है, चलो यहां पे क्या था आपका? यहां पे मैंने फीफो अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। यहां पे हम क्या अप्लाई कर देते हैं? अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लीफो के हिसाब से कर लेते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट। चलो, दिसंबर 500, तो ये दिसंबर 4 में से लिए जाएंगे 500 पूरे के पूरे, क्योंकि दिसंबर 5 के पहले लेटेस्ट कौन सा माल आया? दिसंबर 4 का ही। ओके, तो ये 900 में से 500 चले गए तो 400 बचे। फिर दिसंबर 20 को 600, दिसंबर 20 से पहले लेटेस्ट में दिसंबर 11 का माल आया है। लेटेस्ट में कौन सा माल आया है? 11 का माल आया है। ओके, ठीक है सर, तो एक काम करते हैं, ये 0 हो गए। 600 में से दिसंबर 11 के 300, अभी भी 300 चाहिए, सो दिसंबर 10 से हम 300 ले लेंगे। दिसंबर 10 से हम 300 ले लेंगे, तो ये बचे 100। फिर दिसंबर 29 को हमने 500 बेचा। 29 से पहले लेटेस्ट कौन सा खरीदी है? 28 का। तो 800 में से 500 चले गए तो 300 बचे। ठीक है, तो अब वैल्यूएशन कर लेते हैं। 400 इंटू 50 के भाव से, 100 55 के भाव से, 200 60 रुपए के भाव से, और 300 47 के भाव से। ठीक है, एक बार वापस बता रहा हूं। दिसंबर 28, दिसंबर 28 के पूरे 500। चलो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लेटेस्ट में आया है वो सबसे पहले जाएगा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट में मैं क्या करता हूं? डेट ऑफ इशू देखता हूं। ठीक है, उससे पहले जो लेटेस्ट में माल आया होगा उसमें से माइनस करना शुरू करता हूं। तो दिसंबर 5 से पहले दिसंबर 4 था, तो 900 में से 500 दिसंबर 5 को दे दिया, बचे 400। ठीक है, फिर दिसंबर 20, दिसंबर 20 से पहले आपने कब खरीदा? दिसंबर, अरे रे 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 19 को खरीदा। मेरे 19 की तरफ ध्यान नहीं था। कब खरीदा? दिसंबर 20 से पहले दिसंबर 19 में खरीदा। तो 19 वाले आपके पूरे के पूरे कट जाएंगे। 600 में से 200 दिसंबर 19 से आ गए। ठीक है, 300 यहां से आए, दिसंबर 11 से 300 आए। ठीक है, और बाकी का दिसंबर 10 से आए 100, तो ये बचे 300। पूरा 600 का कोटा खत्म हो गया। दिसंबर 20 के पहले जो लेटेस्ट खरीदी थे वो सारे आपके यूज हो गए। डन। दिसंबर 29 500,
तो ये 500 दिसंबर 29 से पहले लेटेस्ट परचेस किया दिसंबर 28, 800 में से 500 चले गए तो 300। तो अब आपके पास कितना पड़ा है 400, 355 के भाव पे और 347 के रेट से। ठीक है, ये था आपका लीफो, जो लेटेस्ट आया उसमें से माइनस करो। फीफो क्या बोलता है, जो सबसे पहले आया उसमें से माइनस करना। ठीक है, दिसंबर 5, उससे पहले दिसंबर 4 का माल आया था तो उसमें से माइनस कर दिया। 900 में से 500 गए तो 400 बचे। सबसे पहले ये दिसंबर 4 को उड़ाएंगे, पूरा का पूरा इसे खत्म करेंगे। फिर दिसंबर 20 को 600, तो 600 में से 400 यहां गए, बाकी के 200 दिसंबर 10 वाले में से कर ही देंगे। डन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वेटेड एवरेज बेहद सिंपल है और सिंपल एवरेज बेहद सिंपल है। ओके, ये दो तो आपको एग्जाम में ही समझ गए होंगे। लीफो फीफो में कभी कभी थोड़ी दिक्कत जाती है, तो वो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। ठीक है राजा, पैनल के वजह से कभी कभी कोई फिगर मेरे से मिस हो जाता है, उसे इग्नोर करना राजा। और अगर कोई चीज मिस हो जाती है तो मैं बता देता हूं कि भाई कहां मिस हो गया मेरे से, ताकि कंसेप्चुअली आप रॉन्ग ना रहो। ठीक है, अब एक थियरी के हिसाब से बात कर लेते हैं। थियरी में तो कवर हो गए, यहां पे भी कवर कर रहे हैं। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या फर्क होता है, मैं आपको एग्जांपल देके फर्क समझा रहा हूं, थियरी आप पढ़ सकते हो। परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन होता रहता है। मुझे एक बात बताओ, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे अगर आउट ऑफ स्टॉक लिख के आ रहा है, इसका मतलब 100% श्योरिटी है कि उनके गोडाउन में माल नहीं पड़ा है। परपेचुअल सिस्टम आपको रियल टाइम डेटा देता है, पल पल की खबर देगा कि कौन से गोडाउन में क्या पड़ा हुआ है, क्या आउट ऑफ स्टॉक है। ओके, रियल टाइम डेटा, पल पल की खबर। बट पीरियोडिक क्या होता है, आप एक मेडिकल स्टोर में चल जाओ, लोकल मेडिकल स्टोर, हां, मेड प्लस, नेटमेड्स, इन सब की बात नहीं कर रहा हूं, लोकल मेडिकल स्टोर पे चले जाओ, उनको बोलना भैया ये दवाई है क्या, वो डब्बा खोलेगा, पहले सर्च करेगा, आपने मांगा समझो क्रोसिन, वो पहले जाके देखेगा सी का डब्बा निकालेगा, सी में दवाइयां ढूंढेगा, फिर बताएगा है या नहीं। तो क्या उसके पास रियल टाइम डेटा है क्या, नहीं। वो हर 15 दिन, एक महीने में एक आध बार चेक करता है अपना इन्वेंट्री, उसके पास रियल टाइम डेटा नहीं है। ये बहुत चीप पड़ता है, यहां कोई आपको एक्सपेंसेस नहीं लगते हैं। रियल टाइम डेटा मेंटेन करना एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली होता है, यहां पे सॉफ्टवेयर लगते हैं, या बिना सॉफ्टवेयर के भी काम हो जाता है। डन, ओके, चलो, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस इन दिस चैप्टर। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। दिस इज सीरीज साइनिंग ऑफ। मिलते हैं विद द थियरी लेक्चर जो 3 या 4 तारीख को अपलोड होगा। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। This is Sirish Arora signing off from Chanakya Niti Practical. Love you all. Bye bye. Take care.